अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है राउट्स लॉ। इससे पहले हमने आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने एक पॉइंट लास्ट पे बताया था कि ऐसे सॉल्यूशंस जो राउट्स लॉ को ओबे करते हैं वो आइडियल सॉल्यूशंस होते हैं और जो इसको ओबे नहीं करते वो नॉन आइडियल सॉल्यूशंस होते हैं। तो आज फिर हम देखते हैं कि एक सॉल्यूशन किस तरह से राउट्स लॉ को ओबे करता है और वो आइडियल सॉल्यूशन बन जाता है। हम इसमें दो तरह के सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हमारे पास है कि ऐसा सॉल्यूशन पहला जिसमें सॉल्वेंट आपका हो वोलाटाइल, मतलब वोलाटाइल वो होता है जिसके वेपर्स बनते हों, जबकि सल्यूट जो है वो नॉन वोलाटाइल होगा, मतलब इसके वेपर्स नहीं बनेंगे। जबकि दूसरी तरह से हम इसको पढ़ेंगे कि ऐसे सॉल्यूशन के बारे में भी राउट्स लॉ उस पर अप्लाई करेंगे जिसमें सॉल्वेंट भी वोलाटाइल होगा और सल्यूट भी वोलाटाइल होगा, मतलब कि दोनों के वेपर्स बनेंगे। फिर दोनों के वेपर प्रेशर की हम बात करेंगे। तो हम फिर स्टार्ट करते हैं पहले इसके साथ, व्हेन सल्यूट इज नॉन वोलाटाइल। अब मैं कहता हूं कि हमारे पास एक सॉल्वेंट है जो कि प्योर फॉर्म में है। अगर तो सॉल्वेंट प्योर है, फॉर एग्जांपल वाटर ले लेते हैं आप, तो इसका किसी खास टेम्परेचर पे जैसे 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो इसका वेपर प्रेशर होगा उसको हम बोल लेते हैं कि वो P0 है। अब ये प्योर फॉर्म में है, लेकिन अगर हम इसमें कोई सल्यूट ऐड कर दें, फॉर एग्जांपल अब हम इसमें ग्लूकोज ऐड कर देते हैं। अब मैंने ग्लूकोज क्यों लिए, क्योंकि हम पढ़ने लगे हैं नॉन वोलाटाइल, तो हमने ऐसे सल्यूट की बात करनी है जिसके वेपर्स ना बनते हो। तो ग्लूकोज है वो सॉलिड की कैटेगरी में आता है, तो उसके वेपर्स नहीं बनेंगे। इसके अलावा शुगर केन या इसके अलावा सुक्रोज है, आम जो चीनी है हमारे पास जो होती है शुगर, तो उसको ऐड करें तो वो नॉन वोलाटाइल होते हैं। तो इसमें H2O प्लस कोई सल्यूट है, और सल्यूट मैंने आपको बताया कैसा, ये भी 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे हो। तो अब यहाँ पे इसका वेपर प्रेशर क्या होगा उसको हम P से लिखेंगे। राउट्स लॉ कहता है फिर कि वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्वेंट अबव द सॉल्यूशन या इन सॉल्यूशन फॉर्म इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट। मतलब तीनों चीजें सॉल्वेंट के बारे में डेफिनेशन में आपको अगर ये लगे ना कि गलती लग सकती है कि सल्यूट कब बोला था सॉल्वेंट कब बोला था, तो डेफिनेशन में सारी बातें सॉल्वेंट की हैं। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। तो इसका मतलब है कि जब आपने सॉल्यूशन बनाया था तो अब आप वेपर प्रेशर फाइंड करना चाहते हैं, तो आप सिंपली क्या करें, यहाँ पे P फाइंड करना है आपने। तो प्योर फॉर्म में अगर आपको पता है तो वो उसकी वैल्यू लिखें और जस्ट उसको मल्टीप्लाई कर दें किसके साथ, इसके मोल फ्रैक्शन पे। और मोल फ्रैक्शन क्या होता है वो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ लिया हुआ है, अगर आपको नहीं पता तो आप वो लेक्चर देख लें। यहाँ पे दो कंपोनेंट्स हैं, इसके भी कुछ मोल्स होंगे और सल्यूट के भी कुछ मोल्स होंगे, तो इनके मोल से मोल फ्रैक्शन जो आएगा किसका, सॉल्वेंट का, जो कि वाटर एग्जाम्पल के तौर पर ले रहा हूँ, और कोई भी हो सकता है सॉल्वेंट वाटर के अलावा। तो इसको हम बोलते हैं कि ये डेफिनेशन है, इसको हम डिफाइन करेंगे अब राउट्स लॉ को। इसको दो तरह से और भी डिफाइन करेंगे। पहले हम इसको देखते हैं, इस डेफिनेशन को। वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्वेंट अबव अ सॉल्यूशन या इन सॉल्यूशन फॉर्म इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आता है उसको बोलते हैं प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, किसको मल्टीप्लाई करना है आपने, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। तो तीनों बातें सॉल्वेंट की। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन इज इक्वल टू द प्रोडक्ट किसका, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन। तो इसको हमने इस तरह से डिफाइन किया है। इसके बाद हम चलते हैं, तो ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट है, तो इसको अगर हम देखें तो मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट का और सल्यूट का, क्योंकि दो ही कंपोनेंट, तो हमें पता है कि जितने भी किसी भी मिक्सचर में मोल फ्रैक्शंस हो उनका सम करे तो वो इक्वल आता है 1 के। ये हमने पढ़ लिया। तो अब अगर आपने ये देखना हो कि x1 की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, तो हम कह सकते हैं x1 इज इक्वल टू, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू, इसको दूसरी साइड पे ले जाए तो 1 माइनस x2।
अब हम क्या करते हैं, हम इस वैल्यू को पुट कर देते हैं 1 में x1 की जगह। तो ये हमारे पास आएगा प्रेशर इज इक्वल टू पी नॉट इंटू 1 माइनस x2। अब हम इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, P इज इक्वल टू पी नॉट को 1 से मल्टीप्लाई करें तो पी नॉट माइनस पी नॉट x2। अब हम क्या करते हैं, इसको रीअरेंज करते हैं। रीअरेंज कैसे करते हैं, इसको उस साइड पे ले जाते हैं और P को एक साइड पे ले आते हैं। जो हमारे पास इसके वेपर प्रेशर है उनकी वैल्यू एक साइड पे ले आते हैं। तो P नॉट x2 ये उधर जाके पॉजिटिव हो गया, प्लस में आ गया, जबकि P नॉट उस तरफ ही है तो ये माइनस P। अब अगर इसमें बात करें ना तो ये है P नॉट है प्योर सॉल्वेंट और ये है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन सोल्यूशन। तो एक बात याद रखनी है आपने, जब एक सॉल्वेंट प्योर होता है तो उसका वेपर प्रेशर ज्यादा होता है किसकी निस्बत, जब एक सॉल्वेंट सोल्यूशन फॉर्म में होता है। तो इसका मतलब है ये ज्यादा है और ये जो है ये कम होता है। या चले आप इसको इस बहस में भी ना पढ़ें बेशक आप, क्योंकि ये बात आपने आगे जाके पढ़नी है और ये आगे जाके आपको क्लियर होगी नेक्स्ट लेक्चर्स में। यहाँ पे सिर्फ हम इतनी बात तो कर सकते हैं ना कि ये डिफरेंस है, कम है या ज्यादा है। तो एक प्योर का वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट प्योर फॉर्म में था जब सॉल्वेंट, और दूसरा जब वो सोल्यूशन फॉर्म, तो ये डिफरेंस है। तो इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा पी। इसको इस साइड पे लिख लेते हैं, ये डेल्टा पी हो जाएगा। तो ये इक्वल किसके है, ये इक्वल है पी नॉट x2। अब इसको हम कह सकते हैं कि ये सेकंड डेफिनेशन है राउट्स लॉ की, और इसको हम क्या कह सकते हैं कि ये चेंज इन वेपर प्रेशर। और चेंज मैंने आपको बताया कि क्या होता है, हमेशा कम होता है। ये आगे चल के आपको क्लियर भी हो जाएगा मजीद कॉन्सेप्ट, यहाँ पे इसको डिस्कस नहीं किया जा सकता। सिर्फ आपने इतना इसको याद रखना है कि जब भी किसी सॉल्वेंट में कुछ सल्यूट ऐड करते हैं तो उसका वेपर प्रेशर कम हो जाता है। तो ये जो चेंज आएगा ये उसमें कमी वाकया जो है, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, इसको हम किस तरह से अब डिफाइन करेंगे, इसको जो मैं कह रहा हूं कि ये सेकंड डेफिनेशन है हमारी, हम इसको कहते हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट। मतलब ये पी नॉट है, मतलब किसी भी जो कोई भी सॉल्वेंट है उसका जो प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर होता है वो फिक्स होता है, वो कांस्टेंट होता है। लेकिन याद रखने किसी खास टेम्परेचर पे 25 पे जो भी वेपर प्रेशर होगा वो फिक्स होगा उसका। जब भी 25 पे उसको आप 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे फाइंड करेंगे तो उसकी वैल्यू सेम आएगी, कंडीशन बाकी भी सेम होनी चाहिए। तो इसलिए हम बोलते हैं कि अगर आप कांस्टेंट और इक्वल को ख़त्म करेंगे तो डेल्टा पी मतलब जो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है वो मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगा। अब इसका मतलब क्या बनता है, मतलब समझना एक्चुअली आपने, मतलब ये है कि जितनी सल्यूट की मिकदार कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट का यही मतलब है ना कि जितने ज़्यादा मोल्स होंगे तो मोल फ्रैक्शन भी उतना ज़्यादा होगा। तो सल्यूट जितना ज़्यादा ऐड करेंगे वेपर प्रेशर में उतनी ही ज़्यादा कमी आ जाएगी। ठीक है, तो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, पहले अगर 1 मोल ऐड करने से पहले 50 टार से वो अगर 40 टार पे आ जाता है फॉर एग्जांपल, तो 2 मोल ऐड करने से अब 50 टार से वो 40 से भी नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो इसका ये मतलब बनता है। अब हम इस इक्वेशन को फर्दर सॉल्व करते हैं और एक तरह से इसकी और डेफिनेशन हमने बनानी है, अब उसको देखते हैं। अब हम क्या करते हैं, हम इस डेल्टा पी को इसके नीचे ले आए तो ये बन जाएगा डेल्टा पी ओवर पी नॉट इज इक्वल टू x2। अब जो है इसको हम बोलते हैं डेल्टा पी ओवर पी नॉट है, डेल्टा पी था लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जबकि इसकी रेशो अब किसके साथ बन गई है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। तो ये एक रेशो बन गई है, एक कंपैरिजन बन गया, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू प्योर वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। तो इसको हम बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब इसको हम डिफाइन करते हैं आगे फर्दर। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होती है, इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट। इसमें 2-3 बातें याद रखनी है आपने, गौर करना है जिन पे। पहली बात कि ये है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है और ये इक्वल होती है किसके, डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी की बात नहीं कर रहा बल्कि क्या है, इज इक्वल टू
मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट। तो हमने यहाँ पे अब इसको तीन तरह से डिफाइन किया है। पहली डेफिनेशन में मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट था, इसको आपने इस तरह ज़हन में भी रखना है। पहले में मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट था, जबकि बाकी दोनों डेफिनेशंस में मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट की बात की है हमने। अब ये जो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है, इसको स्टडी करना बेहतर होता है। क्यों? अब इसकी हम दो तीन प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं कि इसकी क्या खासियत है रिलेटिव लोअरिंग। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो है ये टेम्परेचर के इंडिपेंडेंट होती है। हमारा पहला पॉइंट वो क्यों? आपको पता होना चाहिए कि अगर आपके पास कोई भी सब्सटेंस है, आप उसके जितने मोल्स लें, जितनी भी अमाउंट लेंगे, टेम्परेचर इंक्रीज करने से, अगर आप इसको हीट दें, टेम्परेचर इंक्रीज करने से आप वॉल्यूम तो चेंज कर सकते हैं, लेकिन आप उसके नंबर ऑफ मोल्स चेंज नहीं कर सकते। वो गैस फॉर्म में या लिक्विड फॉर्म में उसकी मोशंस ज़्यादा हो जाएंगी, वो एक्सपैंड कर सकता है या कुछ भी कर सकता है, लेकिन मोल्स चेंज नहीं होते। जब मोल्स चेंज नहीं होंगे तो इसका मतलब है मोल फ्रैक्शन भी चेंज नहीं होगा। तो जब मोल फ्रैक्शन चेंज नहीं है तो ये जो रिलेटिव लोअरिंग है ये भी क्या होगी, क्योंकि दोनों इक्वल है ना, तो अगर ये चेंज नहीं होगा तो इसका मतलब है ये भी चेंज नहीं होगा टेम्परेचर से। तो हम पहला पॉइंट लिखेंगे, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। अब सेकंड पॉइंट इसका देखते हैं कि हम कहते हैं कि अगर ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता तो ये किसी चीज़ पे तो डिपेंड करता है। तो उसमें क्या है कि ये क्या है, मोल फ्रैक्शन है, तो ये नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करेगा, मतलब कंसंट्रेशन पे, अमाउंट ऑफ सल्यूट पे। तो अगर हम अमाउंट ऑफ सल्यूट या कंसंट्रेशन एक ही बात है, अगर हम ये चेंज करेंगे तो इसका मतलब है मोल फ्रैक्शन चेंज हो जाएगा, जिससे रिलेटिव लोअरिंग भी चेंज हो जाएगी। तो फिर हम सेकंड पॉइंट लिख सकते हैं, इट डिपेंड्स अपॉन कंसंट्रेशन। किसकी कंसंट्रेशन? ऑफ सल्यूट। ठीक, तो ये आपने ज़हन में रखना है। सल्यूट की कंसंट्रेशन चेंज करेंगे तो जो रिलेटिव लोअरिंग होगी वो भी उसी के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगी। अब इसके बाद हम थर्ड पॉइंट इसका देखते हैं, जिसको आपने गौर से देखना है, समझना है इसको। कहते हैं अगर आपके पास दो इक्वल मैसेज के सॉल्वेंट्स हों, आप सॉल्वेंट लेते हैं, इसमें आप सेम अमाउंट सॉल्वेंट की लेते हैं। फॉर एग्जांपल आप इसमें 10 ml वाटर ले लें। अब इसमें हम कहते हैं कि अगर आपका जो सॉल्वेंट है वो सेम अमाउंट उसकी हो, सेम मैस हो और सेम सॉल्वेंट हो, जैसे हमने दोनों में क्या लिया, कौन सा सॉल्वेंट लिया, वाटर, और दोनों की अमाउंट भी सेम लिया। आप यहाँ पे वॉल्यूम मैंने वाटर लिया, इसका मैस भी सेम होगा, मैस भी सेम होगा, सेम मैस होगा इसका। अब आप इसमें इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऐड करें, बेशक वो डिफरेंट सल्यूट हों, उनकी नेचर डिफरेंट हो। जैसे बेशक आप इसमें Na मतलब एवोगाड्रोस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऐड कर दे ग्लूकोज के, जबकि आप इसमें एवोगाड्रोस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऐड कर दे किसके, सुक्रोज के। तो इसमें जो रिलेटिव लोअरिंग आएगी, अगर ये इसका वेपर प्रेशर 50 टॉर से कम होके 40 टॉर पे आ जाता है तो इसमें भी रिलेटिव लोअरिंग 10 टॉर की ही आएगी। ठीक है, इसका जो भी वेपर प्रेशर था, क्योंकि ये सेम है तो जारी बात है, ये वाटर था, इसका भी पहले अगर 50 टॉर है तो इसका भी 50 टॉर था। तो अब इसमें बेशक आपने ग्लूकोज ऐड किया है, इसमें बेशक आपने सुक्रोज ऐड किया है, तो ये इस पर डिपेंड नहीं करता। और ये हमने आगे चल के इसको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में भी स्टडी करना है, जो कि ज्यादा डिटेल में करेंगे और इसकी रीजन बताएंगे कि ऐसा क्यों है। इसकी रीजन सिर्फ आपने ये यहाँ पे याद रखनी है, एक्सप्लेनेशन इसकी तब हम कर लेंगे जब हम इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऐड करते हैं, तो जो रिलेटिव लोअरिंग है वो इक्वल होती है, क्योंकि ये डिपेंड करती है मैस पे नहीं, बल्कि ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पे डिपेंड करती है। ये प्रॉपर्टीज, ऐसी प्रॉपर्टीज को कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहते हैं, जो कि हम आगे पढ़ेंगे भी इसको। तो ये हम फिर इसको कहते हैं, फिर आप इसको लिख भी सकते हैं, आप पॉइंट लिख लें। पॉइंट क्या है हमारा कि इट इज कांस्टेंट व्हेन इक्विमॉलिक्यूलर प्रोपोर्शंस ऑफ डिफरेंट सल्यूट्स, बेशक सल्यूट डिफरेंट हों, आर डिसॉल्व्ड इन सेम मैस ऑफ सेम सॉल्वेंट। सेम मैस हो, सेम सॉल्वेंट हो और उसमें आप इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऐड करेंगे तो उसमें रिलेटिव लोअरिंग भी सेम होगी।
अब हम बात करते हैं राउट्स लॉ की, व्हेन बोथ द कंपोनेंट्स आर वोलेटाइल। जैसे हम अब इस तरह के सॉल्यूशंस की बात करने लगे, जैसे अल्कोहल भी लिक्विड हो और उसको हम वाटर में जो हल कर दें, दोनों को मिक्स करें, दोनों लिक्विड्स हैं, तो अब इन सॉल्यूशंस में देखेंगे कि राउट्स लॉ किस तरह अप्लाई होता है, राउट्स लॉ क्या बताते हैं हमें। तो इसको अगर हम देखें तो फॉर एग्जांपल हमारे पास दो सॉल्वेंट्स है प्योर फॉर्म में, ये सॉल्वेंट ए और ये सॉल्वेंट है बी। ये प्योर फॉर्म में होगा तो इसका वेपर प्रेशर होगा पी नॉट ए, और जब ये प्योर फॉर्म में होगा तो इसका वेपर प्रेशर होगा पी नॉट बी। दोनों वोलाटाइल हैं, इसलिए मैंने इसका भी वेपर प्रेशर लिखा और उसका भी। ये मोर वोलाटाइल है, मतलब सेम टेम्परेचर अगर आप देंगे तो इसके वेपर्स ज़्यादा बनेंगे, इसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा और इसके कम होंगे। अब हम क्या करते हैं, अब हम इन दोनों को मिक्स कर देते हैं। अगर हम इन दोनों को मिक्स करेंगे, ए का वेपर प्रेशर प्योर नहीं रहेगा और बी भी प्योर नहीं रहा, तो इसका मतलब है अब ए का जो वेपर प्रेशर होगा वो पी ए होगा, जबकि जो बी का वेपर प्रेशर होगा वो पी बी होगा। लेकिन यहाँ पे एक और वेपर प्रेशर भी है, और वो क्या है, अब क्योंकि ये दोनों के वेपर प्रेशर्स हैं, तो अब एक थर्ड वेपर प्रेशर भी होगा जो कि मेन वेपर प्रेशर होगा, और वो है टोटल वेपर प्रेशर। और हमें पता है कि जो टोटल वेपर प्रेशर होगा वो दोनों के सम के इक्वल होगा। टोटल वेपर प्रेशर पी ए प्लस पी बी। अब अगर मैं आपसे पूछूं, बताएं पी ए का वेपर प्रेशर क्या होगा, कि हमें पता है कि जब भी हम कुछ सोल्यूशन बनाते हैं तो उसमें सोल्यूशन फॉर्म में उसका वेपर प्रेशर इक्वल होता है जब वो प्योर फॉर्म में था और उसको मल्टीप्लाई कर दें उसके मोल फ्रैक्शन के, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। अगर हम ए कंपोनेंट की बात करें तो सारे ए फैक्टर्स आएंगे, और अगर हम बात करें बी के वेपर प्रेशर की तो वो इक्वल होगा पी नॉट बी और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। ये हमने स्टार्ट में इसको देखा था। अब हम क्या करते हैं, हम इनकी वैल्यूज को पी ए और पी बी की वैल्यूज को यहाँ पे पुट करते हैं। तो पी टोटल इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे उसी तरह हमें पता है कि पी जो मोल फ्रैक्शंस है एक्स ए और एक्स बी, ये दोनों इक्वल 1 के होंगे। एक्स ए इनका सम एक्स बी इक्वल होगा 1 के। अब इसमें हम क्या करते हैं, एक्स बी की वैल्यू को फाइंड करते हैं। अब बेशक एक्स ए की कर लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम एक्स बी की वैल्यू तो 1 माइनस एक्स ए उस तरफ जाके माइनस हो जाएगा, तो हम अब क्या करते हैं, एक्स बी की वैल्यू को उसमें पुट करते हैं। अब आपने एक चीज़ जहन में रखनी है, अक्सर ख्याल आता है कि हम ऐसा क्यों करते हैं, हम कैलकुलेशंस करते जाते हैं, कभी कोई वैल्यू उठा के किसी दूसरे में ऐड कर रहे होते हैं, तो रीअरेंज कर रहे होते हैं, ऐसा क्यों करते हैं। एक्चुअली हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, और सिंप्लीफाई क्यों करते हैं, जैसे अब आप देखेंगे कि हम इस इक्वेशन को एक ऐसी इक्वेशन में ले जाएंगे जिसकी मदद से ग्राफ बनाना ईजी होगा हमारे लिए, तो इसलिए हम ये इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करते हैं। अदरवाइज इन इक्वेशन से भी हम सोल्यूशन कर सकते हैं। हर इक्वेशन का मकसद होता है उसको यूज कर सकते हैं, लेकिन हम उसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लेके जाते हैं, जिसको समझना या एक्सप्लेन करना इजी होता है। अब हम क्या करते हैं, इसमें पुट करते हैं वैल्यू, तो पी टी इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी, और जबकि यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे एक्स बी की 1 माइनस एक्स ए। अब इसको आप मल्टीप्लाई करें अंदर, तो ये बनेगा पी टी इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस, अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं अंदर, पी नॉट बी 1 से मल्टीप्लाई होके तो पी नॉट बी ही आएगा, आगे माइनस है तो पी नॉट एक्स ए। अब हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो ये सिंप्लीफाई हो गया। अब हम क्या करते हैं, हम ये जो एक्स ए जिसमें दोनों में कॉमन है, इसको हम इकट्ठा करके तो कॉमन लेते हैं, और फिर इससे हम एक इक्वेशन जो फाइनल जहाँ तक हम जाना चाह रहे हैं वहाँ पे पहुँच जाएंगे हम। तो पी टी इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए, जस्ट इसको आपने पहले लिख लेना है, पी नॉट एक्स ए, और इसको आप प्लस पी नॉट बी बाद में लिख लें।
अब ये जो इक्वेशन हमारे पास आई है इसमें से हम एक्स ए कॉमन लेते हैं, तो पी टी इज इक्वल टू पी नॉट ए माइनस पी नॉट, यहाँ पे बी आएगा बी, तो पी नॉट बी इंटू एक्स ए, ये हमने कॉमन ले लिया, ये वाला एक्स ए और ये एक्स ए हमने कॉमन ले लिया, प्लस यहाँ पे ये जो प्लस पी नॉट बी। ठीक, तो अब हम क्या करते हैं, अब हम इस इक्वेशन को एक्सप्लेन करते हैं जहाँ पे हम पहुँचना चाह रहे थे। अब ये जो हमारे पास फाइनल इक्वेशन आई थी जो मैंने वहाँ पे लिखी है, इस इक्वेशन को कहते हैं इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, क्योंकि इसमें अगर आप देखें तो सारी पावर्स 1 है और एक हमारे पास एक आइडियल इक्वेशन होती है, हम उसको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। उसके साथ कंपैरिजन करते हैं जिससे हमें पता चलेगा कि हमने अगर ग्राफ बनाना है तो एक्स एक्सिस पे हम कौन सी वैल्यू रखेंगे और वाई एक्सिस पे कौन सी रखेंगे हम। तो वो इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इसका मतलब है हम y एक्सिस पे लेंगे पार्शियल प्रेशर, इसका मतलब टोटल जो प्रेशर है वो लेंगे हम, जबकि m होती है स्लोप, कि जब हम एक जो ग्राफ बनाएंगे उसमें उसकी जो स्लोप होगी वो क्या आएगी उसकी, और इसके अलावा क्या है x एक्सिस पे हम क्या लेंगे, मोल फ्रैक्शन लेंगे हम, जबकि c जो जिसको हम बोलते हैं इंटरसेप्ट होता है पी नॉट डी। अब मैं आपको ग्राफ बना के बताता हूँ कि ये वैल्यूज कहाँ पे आई हैं और किस तरह फिट हुई हैं ये। अब हम क्या करते हैं, हम ये ग्राफ बनाएंगे जिसमें हम एक्स एक्सिस लेंगे और वाई एक्सिस की हम बात करेंगे और देखते हैं। मैंने आपको बताया कि वाई एक्सिस पे क्या लेंगे हम, टोटल प्रेशर। तो हम क्या करते हैं, हम अब 10 डिफरेंट टाइप्स के सॉल्यूशंस बनाते हैं। अब वो डिफरेंट टाइप के सॉल्यूशंस क्या होंगे, उनकी जो कंपोजिशन होगी वो होगी, जैसे मैं बात करता हूँ पहला सॉल्यूशन जो हम बनाएंगे उसमें आपने ए और बी कितना रखना है आपने। अब हम ये बात करने लगे हैं इनके मोल फ्रैक्शंस की या मोल परसेंट की। मैंने आपको मोल फ्रैक्शन वाले चैप्टर में लेक्चर में बताया था कि हम मोल फ्रैक्शन की जगह बाजुकात मोल परसेंट भी लेते हैं। जस्ट क्या करना है, मोल फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई 100 से कर लेते हैं, जिससे हमारे पास एक वैल्यू आ जाती है 100 में से। अगर वो 0.8 था तो वो 80 हो जाएगा। ठीक है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको वो लेक्चर देखना चाहिए अगर आपको ये बात समझ नहीं आई तो। पहला सोल्यूशन जो हम बनाएंगे वो ऐसा बनाएंगे जिसमें ए 100% हो मोल परसेंट और बी कितना हो 0% हो। ये मोल परसेंट की बात कर, तो मतलब दूसरे अल्फाज में क्या है, ए प्योर होगा। अब दूसरा सोल्यूशन जो हम बनाएंगे उसमें हम मोल परसेंट लेंगे 90 ए का, जबकि बी 10% लेंगे। इस तरह हम इसके 10 सॉल्यूशंस बनाएंगे जिसमें ये 80% इसको कम करते जाएंगे और इसको हम ज्यादा करते जाएंगे, और उन सॉल्यूशंस को हम कहां पे लेंगे, हम एक्स एक्सिस पे लेंगे यहाँ पे। अब हमने ये 10 सॉल्यूशंस बना लिए, और ये किस बेस पे बनाया हमने, मोल परसेंट, क्योंकि हमने कहा था कि एक्स एक्सिस पे हमने क्या लेना, मोल फ्रैक्शन लेना है, तो हमने मोल फ्रैक्शन की जगह क्या ले लिया, मोल परसेंट ले लिया। यहाँ पे एक्स ए था, मतलब ए के मोल फ्रैक्शन या मोल परसेंट, तो अगर ए का हमने ये लिया तो सारी बात हमें पता है, अगर वो 100% है तो वो 0 होगा, ये 90 है तो ये 10 होगा। तो इस तरह हमने 10 सॉल्यूशंस बना लिए। अब वाई एक्सिस पे क्या लेना था, मैंने आपको बताया टोटल प्रेशर। तो अगर हम यहाँ पे बात करें ए और बी, ए 100% है और बी 0 है, तो इसका मतलब है कि बात मैं कह रहा हूँ कि प्योर ए जब होगा, ए प्योर फॉर्म में होगा, तो मैं कहता हूँ कि उसका वेपर प्रेशर आएगा यहाँ पे। अब अगर आप एक्सट्रीम सेकंड एंड पे देखें तो यहाँ पे आपको B 100% मिलेगा मोल परसेंट वाला, और A इसमें 0% है इसका मोल परसेंट। इसका मतलब है बिल्कुल राइट साइड पे A जो B है वो प्योर फॉर्म में है, तो इसका जो होगा हमारे पास टोटल वेपर प्रेशर अब सिर्फ B की वजह से ही होगा, क्योंकि A का तो 0 है, तो इसका वेपर प्रेशर जो होगा वो यहाँ पे आएगा। अब मैंने ये A भी प्योर फॉर्म में था, B भी प्योर फॉर्म में था, मैंने A को ऊपर क्यों बनाया, B को नीचे क्यों बनाया, इसके लिए आपको सबसे पहला पॉइंट याद करना पड़ेगा। जब मैंने ये स्टार्ट किया था ये वाला टॉपिक, तो मैंने कहा था A जो है वो मोर वोलाटाइल होगा और B लेस वोलाटाइल होगा। अगर आप सेम कंडीशन देंगे प्योर A को और प्योर B को, तो A के वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। इसलिए जब हम ये ग्राफ बनाते हैं
तो इन सब का वेपर प्रेशर जब हम फाइंड करते हैं ना, तो उसके हमारे पास पॉइंट्स कुछ इस तरह आएंगे। आप इसका वेपर प्रेशर फाइंड करें तो आप ग्राफ में उसका पॉइंट यहाँ पे आएगा। इसी तरह सबके जब आप वेपर प्रेशर फाइंड करेंगे तो आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। कैसे हमें ग्राफ मिलता है, आप इसको आपने सीखा होगा, इसको फिजिक्स में लिखना कि पहले हमारे पास आते हैं पॉइंट्स, जब हम उन पॉइंट्स को मिलाते हैं तो वो हमारे पास ग्राफ बन जाता है। ठीक है, तो मैं इसको इसी तरह बता रहा हूँ, पहले पॉइंट आए थे फिर हमने उसको मिला दिया था। अब क्या है कि हर वेपर प्रेशर ने जो हमें पॉइंट दिया उसको मिलाने से स्ट्रेट लाइन हासिल हुई है हमें। तो अगर ये स्ट्रेट लाइन हासिल होगी किसी भी सॉल्यूशन के लिए तो वो सॉल्यूशन आइडियल होगा, अदरवाइज वो नॉन आइडियल होगा। जैसे मैंने आपको बताया था कि ये इक्वेशन क्या है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, तो स्ट्रेट लाइन हासिल होगी आप। ठीक है, तो अगर किसी सॉल्यूशन के लिए ये लाइन स्ट्रेट आएगी तो इसका मतलब है वो राउल्ट्स लॉ को फॉलो कर रहा है, और अगर ये लाइन स्ट्रेट नहीं होगी तो वो राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहा। तो अगर नहीं कर रहा तो वो नॉन आइडियल है। अब यहाँ पे ये सब इसको फॉलो कर रहे हैं, स्ट्रेट लाइन पे आ रहे हैं सबके पॉइंट्स, तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास सारे सॉल्यूशंस क्या हैं, आइडियल सॉल्यूशंस हैं। अब अगर हम इससे फर्दर थोड़ी सी बात करें, ए को अगर आप देखें तो ए को हमने 10 सॉल्यूशन जो बनाए हैं, ए की मोल परसेंट कम होती जा रही है। जब ए प्योर था तो उसका वेपर प्रेशर हमारे पास आया यहाँ पे मैक्सिमम। ए के अगर कम होती जा रही तो हमने पढ़ा था कि जितनी मोल फ्रैक्शन ज्यादा होगी उसकी उतना ही वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, और मोल उसका जितना अब उसको कम कर देंगे तो उसका मोल फ्रैक्शन जो है जितना कम होगा उसका वेपर प्रेशर भी उतना कम हो जाएगा। अब अगर ए का मोल फ्रैक्शन कम हो रहा है, मोल परसेंट कम हो रहा है, तो इसका वेपर प्रेशर भी कम हो जाएगा। यहाँ पे 0 है तो इसका वेपर प्रेशर यहाँ पे 0 होगा, मतलब ए 0 का मतलब ए है ही नहीं तो उसका वेपर प्रेशर भी नहीं होगा। तो इसको जब हम बात करें सिर्फ ए की तो इसका हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन आएगी, ये स्ट्रेट लाइन आ गई, और ये किसके लिए है, ये पी नॉट ए के लिए। अब अगर हम बी की बात करें तो हमें पता है यहाँ पे बी 0 है जबकि यहाँ पे बी मैक्सिमम है। तो अगर यही बात आप बी के लिए करें तो बी मैक्सिमम यहाँ पे है, तो उसका अगर या ऐसे कह लें कि अगर बी ज्यादा होता जा रहा है तो उसका वेपर प्रेशर बढ़ता जाएगा, और जब बी 100% था तो वो मैक्सिमम पॉइंट पे आ जाएगा। तो इसको हम मिलाते हैं उसके साथ, तो इस तरह हम बोलते हैं कि ये लाइन किसके लिए है, पी नॉट बी के लिए। अब अगर आप किसी एक पॉइंट पर ये देखना चाहते हैं कि जब क्योंकि ये सॉल्यूशन के लिए ये लाइन किसकी है, ये पी टोटल की है। अब मैं कहता हूं कि बताएं जब ये वाला सॉल्यूशन जो आपने लिया था जिसमें ए 70% मोल फ्रैक्शन था और बी 30% था, उसका टोटल ये पॉइंट है उसका, तो टोटल वेपर प्रेशर हमें पता है कि कितना होगा, उसकी वैल्यू हमें पता है। ठीक है, अब मैं कहता हूं बताएं उसमें ए की कितनी कंट्रीब्यूशन है और बी की कितनी कंट्रीब्यूशन, क्योंकि दोनों ए और बी दोनों ने वेपर्स बनाया, दोनों ने मिलकर एक टोटल प्रेशर एग्जर्ट किया जिसको पी टोटल का। तो इस पहली बात तो हमें पता है कि ये इक्वल है पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी। लेकिन आप इनकी वैल्यू ग्राफ से कैसे बता सकते हैं, लेकिन इससे पहले ये भी आपने ज़हन में रखना है, अगर तो पी नॉट ए की जो भी वैल्यू आएगी और कैसे फाइंड करते हैं वो भी बताता हूं, ए की वैल्यू और बी की वैल्यू को सम करने से ये इसके इक्वल आ जाएगा, तो इसका मतलब है कि ये बिल्कुल ठीक है, ये इसको ओबे कर रहा है। अब हम क्या करते हैं, अब हम देखते हैं कि फिर जब पी टोटल था इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पर ए की कितनी कंट्रीब्यूशन थी और बी की कितनी थी। तो इसको हम क्या करते हैं, इसको हम मिला देते हैं इन दोनों के प्योर फॉर्म से इस तरह। अब आपके पास दो पॉइंट्स है, एक ये पॉइंट आया, इसने प्योर ए की जो स्ट्रेट लाइन है उसको भी कट किया, और यहां पे पी नॉट बी को भी कट किया। हम इस पॉइंट को कहते हैं ये पॉइंट जी है, जबकि ये पॉइंट एच है। ये जो पॉइंट है इसको हम बोलते हैं ये जे है, इसका इस पॉइंट की बात कर रहा हूं, ये जे पॉइंट है। इस पॉइंट को हम बोल देते हैं आई। अब मैं आपको कहता हूं बताएं पी नॉट ए कितना होगा, तो पी नॉट ए की वैल्यू होगी एच जे, पी नॉट ए इक्वल है एच जे के।
प्लस, जबकि पी नॉट बी की वैल्यू कितनी होगी, आई जे। इसका मतलब है कि पी टोटल किसके इक्वल है, एच जे प्लस आई जे। इसके मुताबिक अगर आपने इनके वेपर प्रेशर फाइंड करने हैं तो वेपर प्रेशर आपको कहाँ से मिलेंगे, अगर आप इसको यहाँ पे इस, क्योंकि वेपर प्रेशर की वैल्यू यहाँ से मिलेगी ना आपको, तो इस तरह हम बोलते हैं कि ये इसकी वैल्यू होगी दोनों की, पी नॉट ए की ये वैल्यू है, जबकि पी नॉट बी की जो वेपर प्रेशर होगा पी नॉट बी का, बी कंपोनेंट का, उसकी ये वैल्यू होगी, और इन दोनों को जब हम सम करेंगे तो ये पी टोटल आएगा, टोटल वेपर प्रेशर।